हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू द चैनल। और आज हम EMRS के हॉस्टल वार्डन पोस्ट का सिलेबस और उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आप लोगों के साथ दे दिए गए हैं आप लोगों को, जो गलत जानकारियाँ भी कुछ लोग दे रहे हैं। और आप लोग आज ऑथेंटिक चीज़ को समझेंगे और आपके अंदर कुछ डाउट होगा इस वीडियो के बाद तो आप उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। तो पेपर जो है वो आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दो टीयर में हो चुका है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, पेपर 2 के बेस पर मेरिट क्रिएट होगी। और पेपर 1 क्वालिफाइंग का है, उसका मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न प्री एग्ज़ाम का क्या है। कि क्वालिफाइंग नेचर लिखा हुआ है, OMR ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है और 5 पार्ट हैं इस पेपर में। 5 पार्ट हैं और आप इसको देख लीजिए कि रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, मैथ्स है और लैंग्वेज है। 2 घंटे का एग्ज़ामिनेशन है और एक एक पार्ट पर चलते हैं कि कैसे इसको टैकल करना है, क्या लिखा हुआ है और क्या हमें सुनाई दे रहा है लोगों के थ्रू, और ऑथेंटिक सिलेबस क्या है हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आनी है। 5-5 नंबर का दोनों हो सकता है आ जाए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आप 4-5 सालों की तैयार नहीं कर सकते हैं, ना ही करना चाहिए। पिछले 6 महीना 1 साल की करंट अफेयर्स आप तैयार करिए। उसमें जो पुरस्कार और जो भी कुछ बड़ी चीज़ें घटित हुई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। जनरल नॉलेज में आप जो स्टैटिक जीके होती है उसको आप हल्का हल्का तैयार कर सकते हैं। 10 नंबर के लिए आप मतलब बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना कोई फिजिबल नहीं है। और दूसरा पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में देखिए 15 नंबर का एग्ज़ाम है, 9 टॉपिक्स हैं। आप अगर इसको रफली देखेंगे तो 9 मान लीजिए आप कि 2 क्वेश्चन भी हर टॉपिक से नहीं आ पाएगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है टॉपिक से, इसका मतलब है कि आपको केवल 9 टॉपिक्स ही तैयार करने हैं। इनसे 1 से 2 क्वेश्चन टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाहर, इन टॉपिक्स के बाहर पहले आप मत पढ़ें। मेरा आपको यही सजेशन है कि इन टॉपिक्स के बाहर आप मत पढ़ें। तो इसको सिलेबस आप देख लीजिए कि पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी और वेन डायग्राम, ये 3 टॉपिक रीजनिंग के ऐसे होंगे जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के इसके क्वेश्चन आएंगे। इन 3 टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक एक टॉपिक की कहाँ से पढ़ेंगे और कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये सब चीज़ भी हम इसको पूरा एक एक प्री और मेंस दोनों ही पेपर को अलग अलग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने देखा है मेंस भी बहुत वास्ट हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, उसे हमें अलग से डिस्कस करने की नीड है। और पेपर 1 की नीड क्यों है, इतना इसको इजी नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है पेपर 1 को। अभी हम उस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ICT कंप्यूटर की बात करें कि 8 पॉइंट हैं इनके सिलेबस में और 15 नंबर का कंप्यूटर आना है। इस टॉपिक से बाहर, 8 पॉइंट टॉपिक से बाहर आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि कंप्यूटर बहुत वास्ट और बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। हर कोई इतना टेक्निकल सब्जेक्ट 15 नंबर के लिए पढ़ना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, लोग टैकल नहीं कर सकते हैं। बहुत बेसिक कंप्यूटर आप जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं आप उन्हीं को पढ़िए। उन्हीं से पिछले बार भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। सिर्फ यही पॉइंट्स, 8 टॉपिक्स को आप कीवर्ड के साथ तैयार करिए, बहुत वास्ट आपको तैयार नहीं करना है। क्वांट की बात करें तो ये पोर्शन है जिसमें आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो डिपेंड करेगा। यही एक पोर्शन है क्वांट का कि आपका प्री एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, क्योंकि इसका वेटेज 30 नंबर का है। और ये 30 नंबर का इसलिए आया है क्योंकि पेपर का कोई ऐसा पोर्शन डिपार्टमेंट को या एग्ज़ाम एजेंसी को, CBSE को टफ करना होता है किसी तरीके से, तो वो एक टॉपिक अपना लेकर रखते हैं। उन्होंने इस बार इसको क्वांट चूज़ किया है। तो ठीक है, इसमें 14 टॉपिक्स हैं। आप सिलेबस में देखेंगे तो लास्ट में एटसेट्रा लिखा हुआ है। इस एटसेट्रा के चक्कर में मत पड़िए, पहली बात।
ये एटसेट्रा पे ही लोग परेशान हो जा रहे हैं, बाकी सिलेबस नहीं देखेंगे, एटसेट्रा देख रहे हैं। अरे 14 टॉपिक्स हैं, 14 टॉपिक्स हैं, 14 टॉपिक्स में अगर 2-2 क्वेश्चन भी आपके बनते हैं तो मान के चलिए कि 28 क्वेश्चन तो आपके यही 14 टॉपिक से आ गए। आप 1-2 क्वेश्चन के लिए आप इतना परेशान होने की कोई नीड नहीं है। और जो क्वांट के जो टॉपिक्स हैं जो इसमें दे रखे हैं वो लगभग बेसिक टॉपिक्स हैं, जो 8th लेवल तक के टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं लगभग। तो इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और सारे टॉपिक्स में मेरे ख्याल से लगभग 10 टाइप तो होते ही हैं। जितने भी ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं मैथ्स के, इसमें हर टॉपिक में 10 टॉपिक्स सब टॉपिक्स होते हैं। तो हर टॉपिक्स 14 टॉपिक्स है, 14 टॉपिक्स है। अगर आप 10 सब टॉपिक्स 10 क्वेश्चन का पैटर्न आप देखेंगे तो 140-150 टाइप के क्वेश्चन आपके पास तैयार हो जाएंगे। सोचिए 150 टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करके उनकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप वहाँ जल्द से जल्द कर सकें। आप इससे ज़्यादा एटसेट्रा के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, इतना आपके पास टाइम नहीं है। आप पहले इसको तैयार करिए, जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो या जो लोग इसको पहले से पढ़ के रखे हों वो इसकी प्रैक्टिस करें। जो कोई टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको धीरे धीरे करके और प्रैक्टिस कर लेंगे। जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है वो इन्हीं टॉपिक्स पर स्टिक करेंगे और कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर इसके बाद नहीं आएगा। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज का पोर्शन। ये लैंग्वेज का पोर्शन बहुत चर्चा चल रही है कि कैसा है लैंग्वेज। 2-3 बातें इसमें जानना जरूरी है। पहला ये कि देखिए 30 नंबर का लैंग्वेज का पोर्शन है और जनरल हिंदी 10 नंबर की है, जिसमें जनरल इंग्लिश 10 नंबर की है, रीजनल लैंग्वेज 10 नंबर की है। रीजनल लैंग्वेज में आपको 20 भाषाएं दी गई। 20 भाषाओं में आप अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज का जो लेवल होगा, उसका क्वेश्चन का जो लेवल होगा, उसका जो टफनेस होगा, तो वो अच्छा खासा रहने वाला है, मॉडरेट +1 रहने वाला है। और जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश में बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं, उसमें इतनी समस्या नहीं होगी आपको। लेकिन हाँ, रीजनल लैंग्वेज में अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं या इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो आप ये सोचकर ही सिलेक्ट करिए कि उसमें जो ग्रामर होगी वो बहुत अच्छी आती है, जो वोकैबुलरी होती है वो भी बहुत अच्छी आती है। इसलिए आप जो भी सिलेक्ट करें सोच समझ कर सिलेक्ट करें जिसमें आप प्रोफिशिएंट हों, जिसको आप उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप हिंदी भी सिलेक्ट करते हैं उसके लिए आपको 10 नंबर के लिए आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। इसमें बहुत सारा दे रखा है जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश के लिए। और बेसिक जो रीजनल लैंग्वेज है उसके लिए भी इन्होंने दे रखा है। उसमें ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है एट हायर सेकेंडरी लेवल। आप समझिए हायर सेकेंडरी लेवल लिखा हुआ है, अच्छा लेवल आता है रीजनल लैंग्वेज का, ठीक है। तो आपको 10 नंबर की हिंदी, मेरा सजेशन ये है कि आप हिंदी और इंग्लिश में अगर देख रहे हैं तो आपका 20 नंबर का जो है वो, या आप रीजनल लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो 20 की हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो 20 की इंग्लिश हो जाएगी। 20 नंबर अगर आपको किसी पेपर में मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट से तो उस सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही आपकी मदर टंग हिंदी हो या मदर टंग इंग्लिश हो, उसकी वोकैबुलरी बहुत टफ आ सकती है, ग्रामर बहुत टफ आ सकती है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस नहीं किया तो ये जो पोर्शन है लैंग्वेज का, ये आपके लिए सरदर्द बन सकता है। 2 ही पोर्शन है, एक क्वांट और एक लैंग्वेज। इनको आपको बहुत अच्छे से करना है, भले ही आपकी वो रीजनल लैंग्वेज आपको अच्छे से आती हो, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वरना ये पेपर को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि ये लैंग्वेज में बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 40% मार्क्स लाना ये लैंग्वेज में कंपलसरी है, मतलब 10 में से 4 नंबर लाने हैं तीनों पोर्शन में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिलेबस में आप देखेंगे कि जो पीजीटी और टीजीटी का जो पोर्शन है उसमें उन्होंने एक पार्ट 6 रखा हुआ है। पार्ट 6 में उन्होंने रीजनल लैंग्वेज रखी है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 10 नंबर में से 40% नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप उसमें 40% नंबर नहीं लाते हैं तो आपका जो पेपर 1 के ही जो अदर टॉपिक्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डोमेन नॉलेज, ये सारी चीज़ें पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। वो 6 पार्ट आपका पहले चेक होगा कॉपी का,
पहले 6th पार्ट चेक होगा, उसके बाद बाकी 5 पार्ट चेक होंगे, ताकि आप उसमें क्वालिफाई कर लें, फिर 5 पार्ट चेक होंगे। लेकिन हॉस्टल वार्डन या और बाकी पोस्ट हैं जिनमें ऐसा 40% लैंग्वेज में नहीं लिखा है, उसमें आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 30 में से आपको 40% नंबर लाना है, ऐसा नहीं है। 30 में से 12 नंबर लाना है, ऐसा नहीं है। आपका जो क्वालिफाइंग होगा वो पूरा 100 में ही होगा। लैंग्वेज में आपको अलग से इंडिविजुअली पास करने की कोई नीड नहीं है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन आप ये मान के चलिए उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी 10 में से 4 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। और आप मेरी बात मानिए कि 10 में से अगर आपके 4 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप वैसे भी क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं एग्ज़ाम में। 10 में से आपके 4 नंबर अगर नहीं आ रहे तो आप एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं। अब एक चीज़, कुछ बातें हैं प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड। पहला ये कि ऑब्जेक्टिव होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा। OMR CBT क्या होगा? OMR होगा, पेन पेस्ट पेपर होगा, बबल फिल करना होगा, पेपर आएगा बाकायदा, कागज़ आएगा आपके पास। CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, उसका फ़ायदा भी आपको मिल सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होता है कंपेरेटिव टू OMR। 2 घंटे का टाइम कंबाइंड होगा, आपको किसी एक पोर्शन के लिए स्पेशल 10 मिनट 15 मिनट ऐसा नहीं मिलने वाला है। आपके पास पूरा एक पेपर होगा 15-20 पेज का, और उसमें आपको पूरा 2 घंटा मिलेगा। और आप कोई भी पोर्शन पहले कर सकते हैं, आप अपनी जो पढ़ाई है उसके हिसाब से आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से टैकल कर सकते हैं। क्वालिफाइंग नेचर, ये बहुत कौतूहल है इसके लिए कि क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है 40% लाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। 40% लाना है वो क्वालिफाइंग नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, देखिए आप उदाहरण के लिए समझिए 1:10 रेशियो दे रखा है, नीचे देखिए 1:10 रेशियो दे रखा है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी वैकेंसीज का नंबर है, मान लीजिए लगभग 550 वैकेंसीज टोटल मेल फीमेल मिलाकर बनी हुई है। मेल की अलग मेरिट बनेगी, फीमेल की अलग, लेकिन हम मान के चलते हैं कि चलिए 550 जो वैकेंसीज हैं उसमें होता ये है कि आप प्री में मान लीजिए 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। 10 लाख लोगों में अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 40% क्वालिफाइंग है, तो इसका मतलब है अगर 10 लाख में से 7 लाख लोग 40% नंबर ले आए प्री में, तो क्या वो मेंस दे लेंगे? तो क्या 7 लाख लोग मेंस देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, अब वो क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि 10 लाख में से जो पेपर दिए हैं जितने लोग, 100 नंबर में उनके कितने नंबर आए उसकी एक लिस्ट बनेगी। स्टार्टिंग से वो देखेंगे, मान लीजिए 550 पोस्ट है, तो मेंस एग्जामिनेशन को देने वाले कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 5500 होगी, 10 गुना। अगर 500 पोस्ट है तो 5000 पोस्ट मान के चलिए आप, लगभग 5000 5500 बच्चे मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे। अब 7 लाख लोग मान लीजिए कि क्वालिफाई कर रहे हैं और 5000 बच्चे मेंस दे रहे हैं, तो क्या मतलब है कि 40% उनके आए हैं? नहीं आए हैं, नहीं। उनकी मेरिट बनेगी, मेरिट बनेगी, पेपर 1 की मेरिट बनेगी। मेंस एग्जामिनेशन वही लोग लिखेंगे जो स्टार्टिंग से जिनके नंबर ज़्यादा आए हैं, और 5500वां बच्चा वहाँ पर मेरिट कट हो जाएगी। मतलब मान लीजिए एक बच्चे के 100 में से 98 नंबर आ गए, 100 में से 98 है, तो 98 से मेरिट स्टार्ट होगी और वो चलेगी जहाँ तक 5500वां बच्चा होगा उसके जितने। हो सकता है कि 5500वें बच्चे के नंबर हों 80, तो 80 तक मेरिट रुक जाएगी। 5500 बच्चों को अगले टीयर के लिए बुलाया जाएगा। अब 80 के जो नीचे हैं, मान लीजिए किसी का नंबर 70 है 100 में, तो 40% तो वैसे भी वो क्वालिफाई कर चुका ना। अगर आप 40% पासिंग मार्क मान रहे हैं क्वालिफाइंग, तो वो तो क्वालिफाई कर चुका, उसके तो 70 नंबर है 100 में से, तो क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? 40% के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड है, लेकिन मेरिट के अकॉर्डिंग वो क्वालिफाइड नहीं, क्योंकि हमें 5500 बच्चे ही लेने थे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो मेरिट बनेगी, आपको अच्छा स्कोर करना है।
लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसमें पासिंग मार्क नहीं है, 40% नहीं है, 30%, 35, 33 कुछ नहीं है। हॉस्टल वार्डन की स्पेसिफिक अगर बात करें ऐसा कुछ नहीं है। आपको 100 में से नंबर लाने हैं, बस इतनी सी बात याद रखिए। 100 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, क्योंकि मेरिट बनेगी, 10 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। ठीक है। निगेटिव मार्किंग एज सच नोटिफिकेशन में दे नहीं रखी। आप सीधी सीधी बात समझिए, बहुत लोग एज्यूम कर रहे हैं 1/3 है, 1/4 है। पिछली बार निगेटिव मार्किंग थी, इस बार नहीं रखी है मेरे ख्याल से, इसलिए कि 2 टीयर में एग्ज़ाम है, बहुत टफ हो जाएगा निगेटिव मार्किंग की वजह से, इसलिए उन्होंने निगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। और रखी होती तो नोटिफिकेशन में लिख कर आया होता, नहीं लिखा है तो आप उसको क्यों एज्यूम कर रहे हैं 1/3, 1/4? नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। हाँ, मेंस एग्जामिनेशन जो है वो आप थोड़ा सा देखिए कि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोग चिंता में हैं कि डिस्क्रिप्टिव है, कैसे लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। और देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेटजी से चलिए। आप पहले प्री क्वालिफाई करिए, आप प्री पर थोड़ा सा जोर लगाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस ही सब कुछ है। आप प्री में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस आप क्या करेंगे? आपके पास लेटर ही नहीं आएगा आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, आपको बुलाया नहीं जाएगा, तो भी आप क्या मेंस लिखेंगे? आप प्री पे क्वालिफाई करिए, मेरिट बननी है प्री पर भी, ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए, फिर भी टीयर 2 की बात कर लेते हैं। बहुत लोग परेशान हैं तो कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होने वाला है। ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा। अब देखिए इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। 3 घंटे का एग्ज़ाम है, मतलब 180 मिनट। ठीक। 180 मिनट में अगर आप 30 मिनट में, आधे घंटे में ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके पास समय बचता है 150 मिनट। ठीक। 150 मिनट क्वेश्चन करने हैं 15 डिस्क्रिप्टिव। एक क्वेश्चन के लिए मिला आपको 10 मिनट। ठीक है। 10 मिनट में एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको करना है, राइट। एक क्वेश्चन का मार्किंग है 4 नंबर। एक पेज में एवरेज नंबर की मार्किंग लगभग एग्जामिनर की रहती है 2 नंबर। ठीक है। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 2 पेज की आपसे वो उम्मीद कर रहा है कि आप 2 पेज का आंसर लिखेंगे। ठीक। अब 2 पेज आंसर लिखने के लिए आपके पास समय कितना है? 10 मिनट। मतलब एक पेज को आंसर लिखने के लिए आपको चाहिए 5 मिनट। सीधी सीधी बातें निकल के आई। एक पेज 5 मिनट 2 नंबर, ये फॉर्मूला है डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है। एक पेज को लिखने की आपके पास एक पेज में आप मतलब आप मोटे तौर पर मान लीजिए कि 150 से 200 शब्द आ जाएंगे। ठीक है। तो 200 शब्द आ जाएंगे, 300 शब्द, आप मान के चलिए कि 400 शब्दों का, 500 शब्दों का आपको आंसर लिखना है। ठीक है। तो 150 से एक पेज में आपका हो जाएगा, एक पेज में आपका 2 नंबर और 5 मिनट लगने वाले हैं। उस हिसाब से आप अपना जो आंसर है उसको फ्रेम करेंगे। ठीक है। और इसके बाद सिलेबस देख लेते हैं टीयर 2 का। टीयर 2 का सिलेबस जो है वो सेम ही है, और पिछले बार की तरह पॉक्सो वगैरह लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। पॉक्सो में और अदर रिलेटेड एक्ट्स में बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज़ें आती हैं, आपको इस चीज़ की बस जानकारी चाहिए। और इस सिलेबस के बारे में, इसको कैसे टैकल करेंगे और कैसे आंसर लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ पर हम एक अलग वीडियो बनाकर इसको टैकल करने चाहिए हमको, और उसको करेंगे भी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है तो इसको इतने जल्दी से आप समझ जाएंगे 2 लाइन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको समझने के लिए आपको एक एक एक्ट का थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का लेवल समझना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव में आप कितना करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा, कितने पेज लिखना है, कैसे लिखना है, तरीका क्या होगा लिखने का, मीडियम क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको एक अलग वीडियो में बतानी पड़ेंगी, तब वो चीज़ क्लियर हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। आप उसको कैसे टैकल करेंगे, उसमें बच्चे को कैसे टैकल करेंगे, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं उनको कैसे टैकल करेंगे, या बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनको आप कैसे देखेंगे, नॉन कंज्यूमेबल्स के लिए आप क्या करेंगे,
बच्चों को कैसे संभालेंगे, बच्चे कुछ ऐसा कर दें जो आप नहीं संभाल सकते, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, आपकी अथॉरिटी कौन है, ये सब चीज़ें जो हैं वो वार्डन की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की से ली गई हैं। तो ये आप डिस्क्रिप्टिव में तभी लिख सकते हैं जब आपको ये पता हो कि हॉस्टल वार्डन एक्चुअली में काम कैसे करता है, उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर किसी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप पेपर से और किताबों से जानकारी लेके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इस बार इसीलिए दिया गया है क्योंकि अब आपके पास एक बैच है जो आपको ये बता सकता है कि हॉस्टल वार्डन कैसे काम करता है, उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप उसको और बेहतर समझ सकें और आपको नॉलेज उस सिर्फ किताब से नॉलेज लेके आप उसमें टिक मार्क नहीं कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा और उससे आपकी जो थिंकिंग है वो भी जाहिर होगी और आप अपनी थिंकिंग को बहुत ही मॉडरेट रखेंगे। ये किताबी बातें बिल्कुल भी नहीं है, ये बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको उस पोस्ट पर जो है वो आपको समझा सकता है। बाकी किताबी नॉलेज बिल्कुल नहीं है। आपको कैसे आंसर लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ पर हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें टैकल होगी। आप बहुत जल्दी आप एक ही दिन में हर चीज़ करने की कोशिश मत करिए, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। आप धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। आगे भी हम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाएंगे, कैसे पेपर लिखना है, कैसे डिस्क्रिप्टिव टैकल करना है, कैसे पेपर 1 को भी कैसे टैकल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। जो मेरिट होगी वो सिलेबस जो ये इसका पैटर्न जो है पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पर बनेगी, उस 100 नंबर पर बनेगी। फाइनल मेरिट पेपर 1 के बिहाफ पर नहीं बनेगी। पेपर 1 की जो मेरिट बनेगी उसमें आप सिर्फ पेपर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन पेपर 2 की जो मेरिट बनेगी उसमें आप फाइनल मेरिट के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। पैटर्न हम लोग समझ चुके हैं, सिलेबस समझ चुके हैं। पेपर 2 के बारे में और हम डिटेल से समझेंगे, 1-2 वीडियोस और सेपरेट बनाएंगे। और कोई आपके सवाल हो और कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए। और जो व्हाट्सअप हमारा ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर।